गुड मॉर्निंग। देखिए देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल वाले पार्ट में देखिए एक बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट किया था और इसका नाम था कंप्यूटर हार्डवेयर। तो याद रखिए कि जब भी किसी भी सिस्टम में हार्डवेयर की बात होती है तो हम करेंगे हार्डवेयर का मीन आपके सिस्टम में अवेलेबल जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कि जो भी भौतिक रूप से उपलब्ध भाग होते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर का वर्गीकरण बेसिकली कितनी तरह से किया गया है? चार तरह से। तो यहाँ पे देखो अलग अलग तरह के हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में काम में लिए जाते हैं, जिसमें हम इस यूनिट में इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होती है उन डिवाइसेस के बारे में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब देखो समझो होता है क्या। नहीं, किसी भी सिस्टम की बात करें तो सिस्टम की जो वर्किंग होती है वो बेसिकली आपकी तीन स्टेप्स में होती है। तो आप कह रहे हैं कि कोई भी प्रणाली की बात करें, किसी भी सिस्टम की बात करें, तो जो प्रोसेसिंग होती है वो बेसिकली तीन चरण में बोल सकते हो, तीन फेजेस में बोल सकते हो। ठीक है, और ये जो तीन फेज होती है इसे हम क्या कहते हैं, जिसमें सबसे पहला फेज होता है जिसे क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले आपका इनपुट होता है। ठीक है, इनपुट के बाद में दूसरा जो स्टेप होता है, दूसरा फेज होता है, वो क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। और प्रोसेस के बाद में अगला जो पार्ट होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, आउटपुट की बात करते हैं। तो यहां पर देखो इस वाले भाग में ये सभी जो पार्ट है वो आईपीओ साइकिल के बेस पर ये आपके डिफाइन है। अब देखिए किसी भी सिस्टम की जब भी बात करें तो हर सिस्टम की अपनी एक बाउंड्री होती है, एक एनवायरनमेंट कहते हैं, जैसे आप आगे पढ़ोगे कि यहां पर सिस्टम के चार एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। ठीक है, और चौथा एलिमेंट जो कंसीडर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। तो यहां पर देखो इनिशियल लेवल पे जितने भी कंप्यूटर बने, क्या करेंगे, शुरुआत में जो कंप्यूटर बने उन सभी कंप्यूटर में देर इज नो इंटरेक्शन, कोई भी इंटरेक्शन नहीं था। इंटरेक्शन मतलब हम कंप्यूटर से कोई भी संवाद नहीं कर रहे थे। देखिए कंप्यूटर में प्रोग्राम्स लिखे हुए थे, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर रहा था, कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन वहां पर नहीं था। अब हम कहने लगे कि साहब इनपुट तो हम देंगे, ठीक है, हमारे द्वारा किसी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करनी होगी। तो कंप्यूटर कहता है कि अब कंप्यूटर अपने एनवायरनमेंट के बाहर से कम्युनिकेट करना चाहता है। तो यहां पे अब हम कहते हैं कि कोई भी आपका यूजर, कोई यूजर है और ये यूजर कहता है कि मैं किसी कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूं। तो यहां पर इस यूजर की बात कर रहे हैं, ये कोई भी यूजर है और ये यूजर अब कंप्यूटर को खुद इनपुट देना चाहता है। कंप्यूटर कहता है कि भैया मैं इनपुट दूंगा। तो ये जो इनपुट दिया जाता है, इस इनपुट को रिसीव करने के लिए एक हार्डवेयर की जरूरत होती है और उस डिवाइस को क्या कहा जाता है, इनपुट डिवाइस। तो जनरली हमें याद रखना है कि हम यूजर कंप्यूटर से, ठीक है, जिस हार्डवेयर के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं उसे कौन सी डिवाइस कहा जाता है, इनपुट डिवाइस। या कंप्यूटर में डेटा को प्राप्त करने के लिए एक हार्डवेयर का उपयोग किया गया, इनपुट। जैसे समझो अगर हमें बाहरी वातावरण से कभी कुछ सुनना ही नहीं होता तो कान की जरूरत होती, अगर हम किसी की सुनेंगे ही नहीं तो फिर नहीं सुनेंगे तो कान की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कहते हैं सुन लेंगे कभी कभी, तो हम कान का यूज कर रहे हैं। तो सिमिलर मैनर में हम कहते हैं कि कंप्यूटर कहता है बाहर से इनपुट लेऊंगा मैं। तो बाहर से इनपुट लेने के लिए एक भाग का यूज किया गया और उस पर्टिकुलर डिवाइस को किस नाम से जाना गया, इनपुट। और इस इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर में क्या प्रदान कर सकते हैं, कोई भी डेटा प्रदान कर सकते हैं या हम कोई भी क्या प्रदान कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन। अब हम कंप्यूटर को बताते हैं कि भैया कंप्यूटर इस तरीके से कार्य करना है। अब ये जो भी इनपुट हुआ, इनपुट होने के बाद में क्या होता है, प्रोसेस। और प्रोसेस करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, सीपीयू को। तो ये सीपीयू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर सिस्टम, सब प्रोसेस ये करेगा। अब प्रोसेसिंग होने के बाद कंप्यूटर कहता है कि भाई हम भी तो किसी यूजर से संवाद करेंगे।
तो यहां पे अब कंप्यूटर बाहरी एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट करना चाहता है। तो कंप्यूटर जिस डिवाइस के माध्यम से किसी बाहरी पार्ट से कम्युनिकेट करता है उस डिवाइस को कौन सी डिवाइस कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। जैसे सामान्य रूप से हिंदी में हम कहते हैं निर्गम या इसे प्रदाह युक्तियां कह सकते हैं। तो यहां पर याद रखना कि आपके आउटपुट आपके यूजर के लिए है। तो हमेशा याद रखना हम यूजर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं वाया इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर हमारे साथ कम्युनिकेट करता है कौन सी डिवाइस के माध्यम से? आउटपुट डिवाइस। अब ये तो सबको पता है। हमारे पास में जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट कंप्यूटर आपको जो भी देता है उस आउटपुट को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, जिसे हम हिंदी में जानकारी या सूचना कह सकते हैं। ये तो एक बेसिक है। लेकिन इसके अलावा और क्या होता है? तो आजकल समझो कि आजकल जितनी भी कंप्यूटर हम यूज करते हैं वो एनालॉग होते हैं या डिजिटल होते हैं? ठीक है, नाउ डेज वी आर यूजिंग ए कंप्यूटर, और आजकल हम जितने भी कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं जनरली वो आपके या तो डिजिटल होते हैं या हाइब्रिड होते हैं। लेकिन ज्यादातर हम कौन से कंप्यूटर की बात करते हैं? डिजिटल। अब डिजिटल कंप्यूटर की जब भी बात करें तो सीपीयू डेटा को प्रोसेस केवल और केवल किस में करता है? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का मतलब किससे? जीरो और एक। क्या हम कोई भी डेटा जीरो और एक में प्रोवाइड करते हैं? हाँ या नहीं? हमने यहां पर ये जो डेटा प्रोवाइड किया है, हमारे द्वारा ये जो डेटा प्रोवाइड किया गया है वो हम कहते हैं हम तो या तो टेक्स्ट में प्रोवाइड करते हैं, या डेटा हम किस में दे सकते हैं? ऑडियो में, या फिर हम किस में भी दे सकते हैं? वीडियो में भी, या फिर हम कहते हैं डेटा को चित्र के रूप में, ग्राफिक्स, या डेटा हमारे किसके रूप में हो सकता है? एनिमेशन, या फिर डेटा का मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकता है जो कि कौन सा है? मल्टीमीडिया। हम तो इसमें देते हैं। तो हम यहां डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं अपने फॉर्मेट में। तो यहां पर ये जो कंप्यूटर है ये तो जीरो और एक में प्रोसेस कर रहा है। तो कौन रेस्पॉन्सिबल है जो इसे जीरो और एक में चेंज करेगा? तो याद रखना कि बहुत सारे लोग यहां ट्रांसलेटर की सोचते हैं, लेकिन ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करने का काम करता है वो किन को ट्रांसलेट करता है? इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो आप लोगों ने कभी जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम सुने होंगे, तो हम कहते हैं कि आपके पढ़ोगे प्रोग्रामिंग, पढ़ लिएगा तुमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शुरुआत में तो आता ही है भाषा अनुवादक। ठीक है, जिसमें अपने नाम सुने होंगे कंपाइलर, ठीक है, हम कहते हैं कौन सा? इंटरप्रेटर। और तीसरा भाषा अनुवादक कौन होता है? असेंबलर। तो ये तीनों ही किसी प्रोग्राम की, हम कहते हैं किसी प्रोग्राम में लिखे किसको चेंज करते हैं? इंस्ट्रक्शंस। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं हमारे द्वारा प्रदान किए जाने वाले किसकी बात कर रहे हैं? डेटा। अब डेटा कैसे? तो याद रखिए कि हमारे पास में याद रखना है कि जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हम यूज करते हैं, क्या हम कहते हैं जो भी इनपुट डिवाइसेस हम यूज करते हैं उन सभी इनपुट डिवाइसेस के अंदर एक हार्डवेयर कंपोनेंट लगा होता है, और उस हार्डवेयर कंपोनेंट का नाम क्या होता है? एनकोडर। क्या होता है? एनकोडर। और ये एनकोडर इस आपके जो भी पार्ट होता है उसे सबसे पहले कन्वर्ट कर देता है, जिसे किस में कन्वर्ट कर देता है? जीरो और एक में। तो सर किस बेस पे करोगे? कि किस बेस पे कन्वर्जन होगा? जैसे आपने समझो कि भाई आपने लिखा हेलो, कीबोर्ड से लिखा हेलो, अब कंप्यूटर कहता है कि क्या हेलो, मैं तो नहीं जानता। तो यहां पर इसमें ये जो भी टेक्स्ट होते हैं, तो इन सभी को बदलने के लिए हमारे कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार की स्कीम्स का यूज किया जाता है, जिसे कौन सी स्कीम कहते हैं? एनकोडिंग स्कीम। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो एनकोड, सॉरी, यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क में एनकोडिंग होता है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्कीम कह सकते हैं? कोडिंग। जैसे आपने सबसे प्रचलित कोडिंग पढ़ी होगी, आपकी कौन सा कोड होता है? आस्की कोड। तो जैसे हम कहते हैं ना, ए, जैसे ही हम ए इनपुट करते हैं तो ए इज इक्विवेलेंट टू 65, और 65 इक्विवेलेंट टू 100, ठीक है, 001। तो
ए हम जब इनपुट करते हैं तो वो कहां कैसे जाता है मेमोरी में, ये जाता है। तो ये कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी के कोड निर्धारित होते हैं। तो ये अलग अलग कोडिंग होती है, बीसीडी कोडिंग, एबीसीडीआईसी कोडिंग, यूनिकोड, आस्की कोड, ठीक है, ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड। लेकिन हमारे कंप्यूटर जो इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड कोडिंग कौन सी कोडिंग होती है, आस्की कोड। या आगे आप कोडिंग में पढ़ोगे। तो हम कह रहे हैं इनके बेस पर आपके जो भी डेटा होता है उस डेटा को किस में बदल दिया जाता है, 0 और 1 में। अब हमें आउटपुट जो मिला वो किसकी फॉर्म में मिला, 0 और 1 में। लेकिन हमें तो किस फॉर्म में चाहिए, टेक्स्ट में, ऑडियो में। तो उसी फॉर्मेट को वापस में बदलने के लिए जितनी भी आउटपुट डिवाइस होती है उसमें एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि कौन सा होता है, डिकोडर है। तो यार कि 0 और 1 संकेतों को अनुवादित करके मनुष्य के समझने योग्य बनाने वाली डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस। ये क्वेश्चन आया था भी 4th ग्रेड के पेपर में। ठीक है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट 0 एंड 1 आउटपुट सिग्नल्स टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट इज नॉन एज। तो वो कौन सी डिवाइस है, आउटपुट। तो याद रखना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनपुट आउटपुट, सॉरी रेस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, या फिर बोल दे बाहरी वातावरण के साथ कम्युनिकेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण यूज होते हैं, इनपुट आउटपुट। भाई बाहर से कम्युनिकेट करने के लिए किसकी जरूरत है, इनपुट की और आउटपुट की। कि हमें इनपुट लेना है तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट देना है तो आउटपुट डिवाइस। तो हेडिंग डालिए आप सबसे पहले इनपुट डिवाइस। एग्जाम्पल्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, आज उन्हें डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एक सवाल कम से कम आपका आएगा इनपुट डिवाइस का, एक सवाल आउटपुट डिवाइस का। तो 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है यहां से पूछे ही पूछे जाएंगे। इनपुट डिवाइस, इसमें लिखिए यह एक कंप्यूटर, यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर, एक कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण है, कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण है जिसका उपयोग एक कंप्यूटर में जिसका उपयोग एक कंप्यूटर में एक उपयोगकर्ता के द्वारा प्रदान किए जाने वाले डेटा एवं निर्देशों को प्राप्त करने हेतु किया जाता है, तो यहां पर देखो इनिशियल हम कहते हैं कि वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रोवाइड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर सिस्टम, आप जब भी डेटा और निर्देश को प्रदान करने की बात करेंगे तो यहां पर है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि प्रारंभ में हमारे पास में कोई भी भाग नहीं था, तो हम कहते हैं कि अगर याद रखना चाहो इनिशियल, तो हम कहते हैं कि आपके शुरुआत में इनिशियल इनपुट
ठीक है, हम कहते हैं कि इनपुट डिवाइस। ठीक है, हम कहते हैं कि आपके कहा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि शुरुआती, ठीक है, इनपुट उपकरण है। ठीक है, इनिशियल लेवल पर हम जिस डिवाइस का उपयोग प्रमुख रूप से कर रहे थे, उस वाले पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है वो कौन सा कहलाता है? कौन सा? पंच कार्ड। पंच कार्ड भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? आईबीएम कार्ड। और इसे डिजाइन करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्ति का नाम क्या कहलाता है? हरमन हॉलेरिथ के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि आपके हरमन हॉलेरिथ जनक हैं, किसके जनक माने जाते हैं? पंच कार्ड के। तो यहां पर इस वाले पार्ट में देखो इनिशियल लेवल पर शुरुआत में अलग अलग कंपोनेंट्स आपकी हैं। ठीक है, डेवलपमेंट फेजेस की बात करें तो बहुत पुराना दौर है। ठीक है, जहां हम कहते हैं कि आपके 1804, ठीक है, 1804 में आपके एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोसेफ मारी जैकवार्ड। ठीक है, उन्होंने कंप्यूटर भी बनाया था, जैकवर्ड लूम के नाम से बनाया था। तो यहां पर इनिशियल लेवल पर पहली बार आपके ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग करने के लिए वहां पर यूज किया गया। फिर लेकिन 1800 फिर 84 से लेकर, ठीक है, हम 1890 के बीच में हरमन हॉलरिथ के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली एक डिवाइस का यूज कर रहे हैं, जिसे तो हम कह रहे हैं कि यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिए कि 1884 से लेकर 1890 तक है। ठीक है, प्रमुख रूप से जिस डिवाइस का उपयोग यहां पर, ठीक है, इनपुट पर्पस के लिए डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज किया गया है, वो कौन सा है? पंच कार्ड है। ठीक है, और पहली बार अगर बात करें, हम कहते हैं कि अगर याद रखना चाहो 1890 के अंदर, ठीक है, हम कहते हैं यूएस की जनगणना, ठीक है, हम कहते हैं यूएस की जनगणना की प्रोसेसिंग में पहली बार आपके किसका उपयोग किया गया था? पंच कार्ड का। ठीक है, 1890 के अंदर यूएस के अंदर जो सेंसस हुआ है या जनगणना हुई है, उसमें पहली बार किसको यूज किया गया है? पंच कार्ड को यूज किया गया है। तो ये इनिशियल पार्ट आपका था, और आपके धीरे धीरे पंच कार्ड को धीरे धीरे अलग अलग डिवाइसेस के अंदर आपका यूज किया गया। फिर हम कहते हैं कि पूरी तरीके से हम कहते हैं कि 1928, ठीक है, 1928 में हम कहते हैं कि आईबीएम अडॉप्टेड, ठीक है, आईबीएम अडॉप्टेड पंच कार्ड। ठीक है, वैसे इतना डिटेल आता नहीं है, बस बेसिक याद रखना है। आप सभी को पता है कि आपके पहले एक मशीन बनी थी, टैबुलेटिंग मशीन। मैंने बताया था ना, टैबुलेटिंग मशीन। और टैबुलेटिंग मशीन जो थी उसमें वास्तविक रूप से पंच कार्ड की वर्किंग थी। और टैबुलेटिंग मशीन जो सीटीआर कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग के नाम से थी, और जिसे बाद में 1924 में नाम बदल कर क्या रखा गया था? आईबीएम, जिसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से यहां पर जाना जाता है। तो हम कह रहे इनिशियल लेवल कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, बताओ फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में किसका यूज किया गया? वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर। लेकिन इनपुट और डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रमुख रूप से किसका यूज होता है? पंच कार्ड। इसमें क्या होता है कि एक पेपर टेप भी बोल सकते हैं, इसमें एक कागज होता है, उस पे छिद्र होते हैं जिसमें बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके क्या किया जाता है? प्रोसेस। और पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन में कोई भी इंटरफेस नहीं था। अगर आप यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में जो फर्स्ट जनरेशन थी जिसमें प्रोसेसिंग जो होती थी, वो कैसी प्रोसेसिंग थी? सीरियल प्रोसेसिंग। ठीक है, जो दूसरी आपकी जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन, उसमें प्रोसेसिंग जो थी वो कौन सी प्रोसेसिंग थी? बैच। और इसमें हम कहते हैं देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन, कोई भी इंटरवेंशन नहीं था। ठीक है, वास्तविक रूप से हम कहते हैं पहली और दूसरी पीढ़ी में तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं। ठीक है, फिर यहां पर तीसरी जनरेशन की जब बात करें, थर्ड जनरेशन में हम प्रमुख रूप से हम किसका उपयोग करने लगे? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, और फिर धीरे धीरे हम यहां पर फिर मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग ऐसे कंसेप्ट यूज करने लगे। तो नॉर्मली देखो इनिशियल लेवल पर इनपुट के लिए हम किसका यूज करते हैं? पंच कार्ड। बस ये याद रखना, पंच कार्ड के आविष्कारक कौन है? हरमन हॉलरिथ।
देखिए, लेकिन यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? तो कौन सी है? कीबोर्ड। अगर आज कंप्यूटर की प्राइमरी इनपुट डिवाइस बोले, कंप्यूटर में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली इनपुट डिवाइस बोली जाए, तो वो डिवाइस कौन सी होती है? कीबोर्ड। एग्जाम में जो क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन जो बनता है वो किससे संबंधित बनता है? कीबोर्ड से। पहले ये लिख लो, फिर कीबोर्ड को शुरू करते हैं हम। हो गया नोट? चलिए देखो, देखिए समझिए। तो यहां पे देखो, ये तो इनिशियल लेवल पर एक भाग था जिसे पंच कार्ड के नाम से जाना गया है। मेजर क्वेश्चन यही आता है कि पंच कार्ड के आविष्कारक कौन है या पंच कार्ड के जनक कौन कहलाते हैं? तो हरमन ऑलरेट होता है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि धीरे धीरे हमें ऐसी डिवाइसेस की आवश्यकता महसूस हुई, ठीक है, जिसके माध्यम से आपके कंप्यूटर में ज्यादा इंटरेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है, ज्यादा अगर बात करें, हम कम्युनिकेट कर पाए कंप्यूटर सिस्टम के साथ में। तो यहाँ पे एक चीज समझनी है कि यहाँ पे जब भी किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की बात की गई, तो यहाँ पे देखो, हम एक डिवाइस का उपयोग करते हैं, और कंप्यूटर में जो सबसे पहले डिवाइस जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, वो डिवाइस आपकी कौन सी कहलाती है? कीबोर्ड। क्या हम कहते हैं कि कंप्यूटर की जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस मानी जाती है, सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली डिवाइस है कीपैड। कहीं कीपैड बोल देते हैं इसको। अब एक्चुअल में यहां पर ये जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड की कहानी भी बहुत पुरानी है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे शुरुआत मानी जाती है हम 1873 में। ठीक है, जहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर, ठीक है, आपके लेथम, आपके क्या कहते हैं, सॉल्स। ठीक है, ये व्यक्ति थे, और इन व्यक्ति ने पहला, हम कहते हैं फर्स्ट कॉमर्शियल, ठीक है, ये जो व्यक्ति जिन्होंने पहला आपका कॉमर्शियल क्या बनाया था? टाइपराइटर। ठीक है, टाइपराइटर का नाम सुना होगा आपने, पहले देखा होगा। टाइपराइटर यूज होता था, टाइपिंग करने के काम आता था। ठीक है, और उसमें इनबिल्ट आपके क्या होता था? कीपैड्स। आज भी कई जगह देखा होगा, टाइपिंग सिखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये। तो यहां पर इनिशियल लेवल पर हम कहते हैं कि पहला प्रैक्टिकल और आधुनिक टाइपराइटर बनाया गया, और यह जो आपका था एक लेआउट पर बेस्ड था, जो कि कौन सा लेआउट था? QWERT लेआउट। और यहीं से हम कहते हैं जो आज मॉडर्न कंप्यूटर में जो कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, उन कीबोर्ड का वास्तविक लेआउट जो लिया गया है, वो यहीं से लिया गया है। तो हम कहते हैं कि यहां पर बेसिकली जो कीबोर्ड आज बना है वो किस पर आधारित है? टाइपराइटर पे। ठीक है, आप टाइपराइटर पहले बने हैं, ठीक है, और उसी टाइपराइटर के आधार पर आजकल टाइपिंग करने के लिए या टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए, कमांड को इनपुट करने के लिए एक डिवाइस का यूज कर रहे हैं, और उस डिवाइस का नाम क्या है? कीबोर्ड। फिर धीरे धीरे अगर बात करें, अलग अलग तरह के कंप्यूटर आए। ठीक है, फिर इसके बाद में हम कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना 1948 में, ठीक है, हम कहते हैं कि कंप्यूटर आया, और कंप्यूटर विद टाइपराइटर।
अलग से नहीं आते थे पहले। शुरुआत में अगर बात करें कंप्यूटर जो बना, और उस कंप्यूटर में ही क्या शामिल किया गया, टाइपराइटर इनपुट के लिए माना गया। ठीक है, हम कहते हैं टाइपराइटर इनपुट माना गया। ठीक है, वैसे इसका नाम अगर याद रखो तो बाइनेक के नाम से यहां पर था इनिशियल लेवल पे। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन इंटरफेस बढ़ा कि भाई हम कहते हैं कि भाई हम भी तो काम करेंगे, कंप्यूटर हमारे लिए बना है, तो इसलिए हमें यहां पर एक डिवाइस की यहां पर क्या होने चाहिए जरूरत। जैसे पीसी बन गए। पीसी कौन सी जनरेशन में, कौन सी जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन। तो जो फोर्थ जनरेशन से जो लेआउट आज के समय पे हमें दिखाई दे रहा है, जब हम कहते हैं ना कि आजकल हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो आजकल जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उन कंप्यूटर में जो इनपुट के लिए जो लेआउट हमें दिखाई दे रहा है, जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग में लिया जाने वाला लेआउट है। और आज भी इस मानक कीबोर्ड का लेआउट अभी भी कौन सा है, QWERTY। और भी बहुत सारे होते हैं, AZERTY होता है, लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। यूरोपियन कंट्रीज अलग यूज करती है, ठीक है भाई, भाषा के बेस पर होता है। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज, यूएस इंग्लिश यूज करते हैं, और यूएस इंग्लिश के जितने भी कीबोर्ड है वो प्रमुख रूप से किस पर आधारित है, क्वार्टी पे होता है। तो लिखो, सबसे पहला पढ़ लिखो, हेडिंग कीबोर्ड। इसमें लिखिए, यह सबसे प्रचलित, सबसे प्रचलित और अधिक उपयोग में ली जाने वाली एक इनपुट डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्यतः, जिसका उपयोग मुख्यतः जिसका उपयोग मुख्यतः टेक्स्ट, उपयोग मुख्यतः टेक्स्ट, कॉमा नंबर, तथा कमांड को इनपुट करने हेतु, कमांड को इनपुट करने हेतु किया जाता है, कमांड को इनपुट करने हेतु किया जाता है, कमांड को इनपुट करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ लिखिए, एक कीबोर्ड में, एक कीबोर्ड में सामान्यतः, एक कीबोर्ड में सामान्यतः 101 से 108, एक कीबोर्ड में सामान्यतः 101 से 108 कुंजियां होती है, 101 से 108 कुंजियां होती है। देखिए वेरी करती है अलग अलग कीबोर्ड, जैसे हम कहते हैं किसी में 101 कीज होती है, एक कीबोर्ड आता है 102 की का। प्राथमिक रूप से हम उपयोग में लेते हैं वो कीबोर्ड 104 की वाले होते हैं। कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं जिसमें एडिशनल कीज होती है, उसमें क्या कहते हैं 108 कीज। ठीक है, अलग अलग जो पार्ट आपके होते हैं कीज पे डिपेंड। पॉपुलर रूप से हम 104 की वाले कीबोर्ड सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। अब यहां पे देखो, अगला जो पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसके अलग अलग किस पे डिफाइन कर सकते हैं, लेआउट। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपका कीबोर्ड का डिफॉल्ट लेआउट कौन सा होता है। तो याद रखिए कि हम कहते हैं कीबोर्ड के अलग अलग लेआउट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, क्वार्टी।
तो याद रखना कि ये वाला जो पार्ट कहलाता है स्टैंडर्ड। तो ये हम कहते हैं स्टैंडर्ड लेआउट ऑफ कीबोर्ड। बताओ क्वार्टी कीबोर्ड लेआउट बनाया गया, वो क्यों बनाया गया? टाइपिंग को फास्ट बनाता है या स्लो बनाता है? टाइपिंग को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। अगर टाइपिंग की जो प्रक्रिया है उसे जटिल बनाने के लिए हमने कौन सा लेआउट यूज किया है? QWERTY। बोला कि सीक्वेंस में इसलिए ऑर्गेनाइज नहीं किया गया ताकि लोग जल्दी जल्दी इस पर कार्य कर सके। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला जो पार्ट होता है जैसे AZERTY। ठीक है, ये भी एक लेआउट होता है। आप एप्पल के फोन में कीबोर्ड के लेआउट में जाके देखना, तो उसमें ये वाला लेआउट भी आपका यहां पर दिया गया है। और ये बेसिकली डिजाइन किया गया है आपके फ्रांस और आपके किसके लिए? बेल्जियम। ठीक है, जो आप एप्पल का फोन तो वर्ल्ड वाइड चलता है, पूरे देश पूरे विश्व में चलता है। तो वहां पे उस आधार पर बेल्जियम और फ्रांस के लिए डिजाइन किया गया लेआउट कौन सा वाला है? ये ऐसे ही हम कहते हैं कि एक लेआउट होता है QWERTZ। ठीक है, तो ये अगला लेआउट होता है जिसे QWERTZ के नाम से यहां पर जाना जाता है। और ये जनरली अगर बात करें, ज्यादातर हम कहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज या सबसे ज्यादा आपके कहां पर यूज किया जाता है? जर्मनी में किया जाता है। तो इसके अलावा एक और लेआउट आपके बनाया गया है जिसे क्या कहते हैं? ठीक है, DVORK। ठीक है, ये एक और लेआउट आपका बनाया गया है। तो हम कहते हैं कि यहां पर कहा गया कि ये आपके अल्टरनेटिव डिजाइन होता है। तो हम कहते हैं कि यहां पर ये कहा जाता है 1900, यहां पे कहा जाता है कि मैक्सिमाइज। तो हम कहते हैं कि मैक्सिमाइज टाइपिंग। ठीक है, मैक्सिमाइज टाइपिंग एफिशिएंसी। अब कहते हैं टाइपिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक लेआउट होता है जो इस तरीके से यूज किया जाता है। और हम कहते हैं कि या फिर एंड, ठीक है, रिड्यूस, ठीक है, फिंगर डिस्टेंस, कि आपकी जो भी फिंगर होती है इन फिंगर की दूरियों को ये कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। कि ताकि अगर बात करें आपकी अंगुलियों पर, हम कहते हैं कि ज्यादा यात्रा ना करना पड़े होगा ना। भाई एक तो होता है ज्यादा टाइपिंग करते टाइम पे ज्यादा अंगुलियां चलानी पड़ रही है और एक बहुत कम चलानी पड़ रही है। लेकिन याद रखना कि हमारा प्रमुख रूप से जो लेआउट जो हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है? ये कई बार क्वेश्चन आता, क्वार्टी शब्द किससे संबंधित है? कीबोर्ड से। तो ये लेआउट माने जा सकते हैं, तो ये लिख लो। अभी क्वेश्चन आया था सूचना सहायक में, क्या आजकल सामान्य रूप से, ठीक है, स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है इंटरनेट या सिक्योरिटी पर्पज के लिए? वो कीबोर्ड कौन सा होता है? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड या वर्चुअल कीबोर्ड? होता है ना वर्चुअल कीबोर्ड, जैसे स्क्रीन पर दिखाई देता है। ठीक है, नेट बैंकिंग में आपके सबसे ज्यादा कौन सा वर्चुअल कीबोर्ड यूज किया जाता है? क्या आपने देखा ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो उसमें कहा जाता है कीबोर्ड से इनपुट नहीं करेंगे, आप इनपुट किससे करेंगे? वर्चुअल कीबोर्ड से।
क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स। हो गया नोट? चलिए देखो, तो यहां पे देखो, ये तो आपके कीबोर्ड का बेसिक लेआउट होता है। और आपको याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन बन जाए कि कीबोर्ड के आपकी जो प्राइमरी कीज होती है, तो कीबोर्ड की प्राइमरी कीज कौन सी होती है? ये वाले। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई कीबोर्ड की होम कीज होती है, तो कीबोर्ड की जो होम कीज मानी जाती है वो कीबोर्ड की कौन सी लाइन मानी जाती है? सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में ASDFGHJKL ये आती है। और देखो, अगर आप टाइपिंग सीखने गए हो तो देखा होगा शुरुआत के कुछ दिन आपको केवल इस लाइन की प्रैक्टिस करवाई जाती है। ASDFGH स्पेस JKL, फिर ASDFGH, फिर स्पेस JKL। और टाइपिंग के दौरान भी आपकी अंगुलियां हमेशा कौन सी लाइन में होती है? दूसरी लाइन में। क्योंकि ये वर्ड्स हैं जो बार बार यूज होते हैं, इन शब्दों का उपयोग बार बार यूज किया जाता है, इसलिए यहां पर आपकी ने होम की, प्राइमरी की भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखो, एक एग्जाम में एक अजीब तरह का क्वेश्चन आया था, जो हम कहते हैं ना कि थोड़ा कई बार क्या होता है, थोड़े बहुत अजीब तरीके के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो समझिए। ठीक है, यहां पर कहा जाता है कि आपका ए टाइप ऑफ कीबोर्ड, एक टाइप ऑफ कीबोर्ड generally used generally used in a modern desktop and laptop is called as। तो ऐसा क्वेश्चन आया था कि यहां पर कहा जाता है कि आधुनिक, ठीक है, हम कहते हैं कि आधुनिक, ठीक है, लैपटॉप या डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में उपयोग में लिया जाने वाला, उपयोग में लिया जाने वाला कीबोर्ड, कीबोर्ड कहलाता है। ठीक है, आजकल हम कहते हैं कि भाई मॉडर्न कंप्यूटर यूज कर रहे हो और उस कंप्यूटर में जिस कीबोर्ड का उपयोग करेंगे वो कीबोर्ड कौन सा होता है? ठीक है, ऑप्शन आपका दिया गया जैसे मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल कीबोर्ड कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो पार्ट आपका दिया गया है मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन कीबोर्ड कहा गया है। ठीक है, तीसरा जो पार्ट आपका दिया गया सीजर, ठीक है, सीजर कीबोर्ड, ठीक है, आप कहते हैं कि सीजर कीबोर्ड के नाम से यहां पर जाना गया है। बताओ कौन सा कीबोर्ड होगा? हम्म आजकल हम कहते हैं कि आपका कहा जाता है कि ऑप्टिकल कीबोर्ड भी होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ऐसे कई बार नाम आ जाते हैं, कीबोर्ड को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो यार, ये मैकेनिकल कीबोर्ड तो पुराने समय में काम में लिए जाने वाले कीबोर्ड होते थे। और उस कीबोर्ड में क्या होता था कि जितनी भी कीज होती थी, उन सभी कीज के नीचे खुद का क्या लगा होता था? स्विच लगा होता था। क्या आप कह रहे हैं कि पहले जो कीबोर्ड स्टार्टिंग में यूज होते थे वो सभी किस पर बेस्ड थे? आपकी कीज के नीचे लगे जाने वाले किस पर बेस्ड थे? स्विच पे। तो ये हर की के नीचे आप जब टाइप करोगे, दबाओगे तो आवाज आएगी, खट खट खट, ऐसा है कि टाइपिंग के समय पे जैसे होता है ना, पहले टाइप कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं तो आवाज आती है, ए टाइप किया, बी टाइप किया, तो टाइपिंग के समय तो हम कह रहे हैं कि उसमें एक तरीके से हम क्या कहते हैं, जनरली उसमें आपने देखा होगा कि हर की में आपकी क्या लगी होती है? स्प्रिंग लगी होती है। हम कहते हैं ना, एक स्प्रिंग लगी हो, तो कई बार क्या होता है कि वो आप ज्यादा उसको हटाओ तो देखा होगा वो ऊपर का एकदम से उछल के आ जाता है, जोर से दबाओ तो वो।
ठीक है। ये वाले मेम्ब्रेन जो वाले होते हैं वो एकदम सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लगा होता है, अगर आप देखोगे तो इसके नीचे क्या लगा होता है, एक रबर लगा होता है। ठीक है, एक रबर लगा होता है, सॉफ्ट टच आपके यहां पर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन कीबोर्ड पर ही एक एडवांसमेंट आपका यूज किया गया है और उसे नए भाग में यूज किया गया है। और उस वाले पार्ट को कौन सा कहते हैं हम, सीजर कीबोर्ड। ठीक है, हम कहते हैं कि ये आपके एकदम प्लेन होता है ना, एकदम प्लेन। आप कीबोर्ड में देखा होगा आजकल की जो होती है उभरी हुई नहीं होती बिल्कुल भी, वो कहते हैं एकदम प्लेन होती है। और उसमें नीचे एकदम सॉफ्ट मैनर में होता है, टाइपिंग आप आसानी से कर सको। उस वाले कीबोर्ड को कौन सा कीबोर्ड कहते हैं, ये। तो ऐसे याद रखना। बाकी अगर बात करें, आपके कहा जाता है कि आजकल जैसे हम कहते हैं कि इंटरनेट या ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, इंटरनेट या ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान इनपुट करने के लिए जो कीबोर्ड यूज करते हैं वो कौन से कीबोर्ड होते हैं, वर्चुअल। ये क्वेश्चन आया था ये में। या फिर हम कहते हैं ऑन स्क्रीन। ठीक है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जो टच वाली जो पार्ट है उन सब में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। आप जो टच, आप जब भी टाइपिंग करते हो तो जो स्क्रीन पर दिखाई देता है, जैसे होता है ना, मैं टाइपिंग करना है तो मैं यहाँ पे ये कीबोर्ड, ये कौन सा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहलाता है। ठीक है, कोई हार्डवेयर नहीं है ये। ठीक है, इस केस में हम ये हार्डवेयर नहीं है, तो ये याद रखना कि पूछा जा सकता है। एक और शब्द कीबोर्ड के संदर्भ में याद रखना है जो एग्जाम में पूछा गया है एक बार, टाइपमैटिक। एक शब्द होता है कीबोर्ड के संदर्भ में, टाइपमैटिक। सुना है नाम? हम्म, सुना है टाइपमैटिक? हम्म, नहीं सुना टाइपमैटिक कभी? देखो समझो, टाइपमैटिक का मतलब क्या होता है कि जैसे आप टाइपिंग करते हो तो टाइपिंग करते समय आपने देखा होगा की को प्रेस करके हटा देते हो। टाइपिंग करते हो ऐसे ही करते हो, एक बटन दबाया फिर छोड़ दिया फिर ये। तो हम कहते हैं कि आपके कहा जाता है कि टाइपमैटिक का मतलब होता है कि कीबोर्ड, हम कहते हैं कि कीबोर्ड की किसी, आप कहते हैं कीबोर्ड की किसी कुंजी को, ठीक है, लगातार लगातार कम से कम कितने सेकंड, 0.5 सेकंड, ठीक है, दबाकर, हम कहते हैं कि दबाकर रखने से समान करेक्टर समान करेक्टर प्रिंट होता है। समान करेक्टर प्रिंट होता है। कि हम कहते हैं कि कहा जाता है कि कीबोर्ड के किसी की को लगातार होल्ड करके रखो, कम से कम कितना सेकंड, 0.5 सेकंड। और अगर आप ऐसा करोगे, 1 सेकंड तक आपके यहां पर इनपुट करोगे, तो यहां पर 10 टाइम्स पर सेकंड इसकी क्या मानी जाती है, स्पीड। क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, बटन दबा हुआ रह जाता है, तो आप देखोगे उस बटन दबाओ उसको हटाओ तो वही वो क्या हो रहा होता है, टाइप हो रहा होता है। आपने ये चीज आपने नोटिस करी होगी, जैसे मैसेज में किसी चीज को डिलीट करके देखो, तो डिलीट वाले बटन को दबा के रखो, तो आप देखो शुरू में तो एक एक अक्षर डिलीट होगा, फिर एक शब्द होगा, और फिर एकदम से पूरा मैसेज क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि टाइपिंग जब हम कर रहे हैं, नॉर्मल टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन टाइपमैटिक एक प्रोसेस होता है जहां किसी की को लगातार होल्ड रखने से कम कितनी सेकंड होल्ड रखना, 0.5। 0.5 सेकंड होल्ड रखने से वही करेक्टर बार बार इनपुट होता है, और इस प्रोसेस को हम टाइपमैटिक कहते हैं। और टाइपमैटिक की दर कितनी होती है, 10 टाइम्स पर सेकंड होती है। तो ये लिख लो ताकि याद रहे। पर सेकंड।
कौन पूछा? 1 सेकंड दबाने से कितनी बार होता है? 10 बार। तो आधा सेकंड तो यही तो लिखा हुआ ना, 10 टाइम्स पर सेकंड। तो 1 सेकंड दबाने से 10 बार, और आधा सेकंड दबाने से 5 बार। अब यही तो क्वेश्चन आता है, 1 बाइट में कितनी बिट होती है? 8 बिट। आधा बाइट में, और 4 बिट किसके बराबर? एक नेपल। अब यही तो घुमाता है क्वेश्चन एग्जाम में। अब ये कितनी बार आ गया? 4 बिट बराबर होती है एक निब्बल। कभी आता है एक निब्बल में बिट होती है 4 बिट। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमेशा आता है। जैसे आपके पेपर में पिछली बार आया, 1 पेटाबाइट इक्वल्स टू 1024 एक्साबाइट। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ किसमें? अभी पटवारी में। पटवार के पेपर में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। मोबाइल। मोबाइल क्या है? कंप्यूटर। आजकल और किसका भी उदाहरण है? डिजिटल का। अब आए नहीं होंगे, डिजिटल कंप्यूटर पढ़ाया था, उसमें एग्जाम्पल लिखवाया था मैंने। स्मार्टफोन। स्मार्टफोन कौन होता है? मोबाइल फोन। तो याद है कि, अब देखो इसमें अगला जो क्वेश्चन आता है वो कीबोर्ड में जो कीज आती है उनके बारे में आता है। कि आपसे कीबोर्ड में कोई भी की है, या तो वो पूछा जा सकता है कौन सी कीज होती है, कौन सी नहीं होती। या कई बार कीज का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे अभी फोर्थ ग्रेड के पेपर, सॉरी वीडियो के पेपर में आया था कि माउस कर्सर के दाईं ओर से किसी करेक्टर को मिटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पूछ लिया गया कि भाई करेक्टर को डिलीट करना है कर्सर के राइट माउस साइड से। तो यहाँ पे ये चीज हमें समझनी है। देखो समझो कि कौन कौन सी कीज कीबोर्ड के अंतर्गत आती है वो हमें पता होनी चाहिए। तो ये अब कीबोर्ड है, कीबोर्ड में बहुत सारी कीज है, इसलिए इसे हम इसीलिए इसे कुंजी पटल के नाम से जाना जाता है। आप देखो समझो पहले। ठीक है, आपके कीबोर्ड की जब भी बात करें तो ये आपका कीबोर्ड है। अब इस कीबोर्ड में देखो कौन कौन सी कीज आती है वो पता होनी चाहिए। तो हमें देखो कीबोर्ड में सबसे पहला हमें ये वाली की ध्यान रखनी है 1 नंबर पे। तो ये सबसे पहली जो की आपकी आती है, जो कि कौन सी की कहलाती है? न्यूमेरिक। तो याद रखना कि सबसे पहली जो की आती है जिसे न्यूमेरिक की कहते हैं। और न्यूमेरिक की का मतलब 0 से लेकर 9, और टोटल कुंजियों की संख्या कितनी होती है? 10। तो सबसे पहले याद रखना कि 0 से 9 लेबल वाली कुंजियां जो होती है वो न्यूमेरिक की होती है, और ये संख्या को इनपुट करने के काम आती है। इसके बाद में देखो यहां पर कीबोर्ड पर ये दूसरे नंबर पर की है, और इन की को हम सामान्य रूप से कौन सी की कहते हैं? अल्फा। ठीक है, हमें कहते हैं कि साहब दूसरे नंबर पे अल्फा की है। अल्फा की ए से लेकर जेड तक होती है, और टोटल कुंजियों की संख्या कितनी होती है? 26। तो यार ना, ए से जेड लेबल वाली की जिनके माध्यम से किसी अल्फाबेट को इनपुट किया जाता है वो अल्फा की है। इसके बाद में देखो यहां से ये जो की होती है तीसरे नंबर पे। तो क्वेश्चन आता है कीबोर्ड के अंतर्गत सबसे ऊपर दिखाई देने वाली कुंजियां कौन सी की होती है? फंक्शन की। तो याद रखना कि फंक्शन की आपकी F1 से लेकर कहां तक होती है? F12। और टोटल कुंजियों की संख्या कितनी होती है? 12। तो याद रखना एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई फंक्शन की टोटल कितनी होती है? तो कितनी है? 12। इसके बाद में देखो कीबोर्ड के सबसे दाईं तरफ ये की होती है। ठीक है, और इसे कहा जाता है न्यूमेरिक कीपैड। क्या कहते हैं? न्यूमेरिक कीपैड। और न्यूमेरिक कीपैड में टोटल कुंजियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 17। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसी संख्या को जल्दी जल्दी इनपुट करने के लिए कीबोर्ड में कौन सी की का यूज किया जाता है? न्यूमेरिक कीपैड का। क्या रखना, न्यूमेरिक की टोटल कितनी होती है? 10, जबकि न्यूमेरिक कीपैड में टोटल की कितनी होती है? 17। इसके बाद में कीबोर्ड में आपके ये वाली जो की होती है, इन सभी को कहा जाता है कर्सर। तो हम क्या कहते हैं? कर्सर कंट्रोल कीज। या इन्हीं की को हम सामान्य रूप से जिस नाम से जानते हैं वो कौन सी की कहते हैं? नेविगेशन। और नेविगेशन की में प्रमुख रूप से जो तीर के बने निशान वाली की होती है वो कौन सी की होती है? एरो के। कई बार क्वेश्चन आता है कि तीर के बने निशान वाली कुंजियों को कौन सी की कहा जाता है?
नेविगेशन, क्या कहते हैं, नेविगेशन। इसके बाद में यहां पर कीबोर्ड पर ये वाली की होती है। इन की को कभी भी अकेले काम नहीं लेते, हमेशा दूसरी की के साथ में काम लेते हैं, इसलिए कौन सी, कॉम्बिनेशन या किसी न किसी बदलाव संबंधित कार्यों के लिए की जाती है, कौन सी की, मॉडिफाई। तो मॉडिफायर की हो गई। और इस मॉडिफायर की में आपके प्रत्येक की जो होती है वो दो दो होती है, जैसे ऑल्ट, ऑल्ट का मतलब ऑल्टर। दूसरा कौन सा है, सीटीआरएल, सीटीआरएल का मतलब कौन सा, कंट्रोल। और तीसरी की कौन सी है, शिफ्ट। तो ये तीनों ही की कितनी होती है, दो। इसके बाद में ये वाली की, ठीक है, हम कहते हैं कि ऑन या ऑफ विशेषता वाली कुंजियां जो होती है उन्हें कौन सी की कहते हैं, टॉगल की। तो याद रखना कि कई बार क्वेश्चन आता है कि यहां पर कीबोर्ड के अंतर्गत, ठीक है, जिन के अंतर्गत ऑन या ऑफ, ठीक है, फीचर्स होते हैं, एक बार की दबाओ तो विशेषता ऑन, दूसरी बार दबाओ तो ऑफ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे जिसपे भी लॉक शब्द है, जैसे कौन सा, कैप्स लॉक, ठीक है, जैसे कि क्या कर दो, नम लॉक, ठीक है, जैसे कि कौन सा, स्क्रॉल लॉक हो गया। ठीक है, इसके अलावा कीबोर्ड के अंतर्गत जितनी भी की बच जाती है, ठीक है, उन सभी को कंसीडर किया जाता है एक नाम से, जिसे क्या कहा जाता है, स्पेशल पर्पस की। आप कह रहे हैं किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए काम में ली जाने वाली की होती है। जैसे आपकी कौन सी हो सकती है, ईएससी हो सकती है, टैब हो सकती है, जैसे कि कौन सी हो सकती है, स्पेस बार, जैसे कौन सी की हो सकती है, विंडो, जैसे कि कौन सी, पोज, ठीक है, जैसे कि कौन सी हो सकती है, डिलीट, जैसे कि आपकी कौन सी हो सकती है, बैक स्पेस, ठीक है, हम कहते हैं कि बैक स्पेस हो सकती है, जैसे कि कौन सी, एंटर, जितनी भी नाम है वो सब किस में आते हैं, ये। इसके अलावा जैसे ये वाले जो पार्ट आते हैं, ये जनरली ये सब कौन सी है, स्पेशली है। अब एक चीज ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कैप्स लॉक किस प्रकार की है, ऑप्शन में नहीं है, तब क्या आएगा, स्पेशल। ऐसे आ गया कि तीर के एरो की किस प्रकार का उदाहरण है, कर्सर कंट्रोल, ऑप्शन में नहीं है तो क्या कर दो, स्पेशल। ठीक है, जब ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टली आपको कौन सी की कर देनी है, स्पेशल। तो हेडिंग डाल लीजिए, कीबोर्ड के अंतर्गत आने वाली कुंजियां, कीबोर्ड के अंतर्गत, कीबोर्ड के अंतर्गत आने वाली, कीबोर्ड के अंतर्गत आने वाली कुंजियां, कीबोर्ड के अंतर्गत आने वाली कुंजियां, और नाम लिख लो बस, ये अभी केवल नेम आपको याद रखना है कि कौन सी की को क्या हम कह सकते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है, टॉगल की क्या है, फंक्शन की क्या होती है, ये नेम हमें आने चाहिए। नंबरिंग करके लिख लो, 1 2 3 4 ऐसे, पहले न्यूमेरिक की, फिर आपकी अल्फा की, फिर फंक्शन की, फिर न्यूमेरिक की पैड, फिर कर्सर कंट्रोल, एग्जाम्पल्स के साथ में।
ओके नोट। तो देखिए समझिए आप। तो यहाँ पे देखो, ये आपके कीबोर्ड में अलग अलग पर्पस के लिए जो कीज काम में ली जाती है उनसे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि कीबोर्ड में आपकी न्यूमेरिक की कौन सी होती है, कर्सर कंट्रोल की कौन सी है, कॉम्बिनेशन की कौन सी है, फंक्शन की कौन सी है। तो डायरेक्टली आप लोगों से यहाँ पर जब भी क्वेश्चन आता है वो एग्जाम्पल पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर जो बनता है वो फंक्शन की से संबंधित आता है कि आपके एग्जाम में कोई भी फंक्शन की के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी फंक्शन की किस पर्पज के लिए यूज होती है। तो पहले समझो कि आपके यहाँ पे देखो, कीबोर्ड में हमेशा ध्यान रखिए, कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर दिखाई देने वाला भाग, तो आप कहते हैं कीबोर्ड के सबसे ऊपर दिखाई देने वाला भाग जहां F1 से लेकर F12 वाली की होती है, उन सभी की को हम कौन सी की कहते हैं? फंक्शन के। अब देखो, हर फंक्शन की को उपयोग अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से हो सकता है। हम बात करते हैं डिफॉल्ट की, डिफॉल्ट फंक्शन की बात करें तो जैसे हम कहते हैं F1 की जब भी बात करेंगे तो F1 को कहा जाता है कौन सी की कहते हैं? हेल्प की। ऐसे हम कहते हैं कि F2 की जब बात की जाए तो F2 का नाम जो है वो आपकी कौन सी की कहलाता है? रिनेम। कि किसी फाइल का, फोल्डर का, आइकन का नाम बदलना है तो कौन सी की दबा दो? F2। ऐसे ही हम कहते हैं एक्सेल में जब आप आगे पढ़ोगे सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए भी कौन सी की काम आती है? F2। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आपके ये वाली जो की होती है, इस वाली की को कौन सी की कहा जाता है? सर्च की। तो ये हम कहते हैं कि किसी चीज को सर्च करना होता है तो सर्च करने के लिए कौन सा पार्ट यूज होता है? F3। अब यहां पे देखो, इस वाले भाग में हम कहते हैं कि F4 अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से यूज होता है। बेसिकली हम कहते हैं कि एक तरीके से हम कहते हैं कि डिस्प्ले करता है ये। डिस्प्ले कौन से मेन्यू? ड्रॉप डाउन है। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, इन एड्रेस बार। ठीक है, एड्रेस बार ऑफ। ठीक है, एड्रेस बार ऑफ, या तो हम किसकी बात करते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात कर सकते हैं, या आपके फाइल से संबंधित जो पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं? विंडोज एक्सप्लोरर। लेकिन ये क्वेश्चन कभी नहीं आया। क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ऑल्ट प्लस F4 की। ठीक है, हम क्या कहते हैं? क्या करने के काम आता है? क्लोज। तो हमारा कोई भी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो कौन सी की दबा देंगे? ऑल्ट प्लस F। तो हम कहते हैं कि एक्टिव विंडो जो भी, अभी जैसे आपने कोई भी एक्टिव विंडो ओपन की हुई है, उस एक्टिव विंडो को क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। ये याद रखना। ऐसे हम कहते हैं कि F5 जो पार्ट आता है ये बेसिकली किसके काम आता है? रिफ्रेश, या फिर कई जगह हम कहते हैं रीलोड। किसको करता है? वेब पेज। वेब पेज को रीलोड। या MS पावर पॉइंट में जब आप पढ़ोगे तो इसका उपयोग प्रमुख रूप से किसके लिए किया जाता है? स्लाइड शो। ठीक है, पावर पॉइंट में हम कहते हैं कि ये वाली की हमेशा किसके काम आती है? स्लाइड शो के काम में ली जाती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि आपके इसी में आगे आप पढ़ोगे पावर पॉइंट में, जैसे शिफ्ट प्लस F5 दबाओगे तो ये कहता है कि करंट स्लाइड से, करंट स्लाइड से स्लाइड शो। ठीक है, ये तो अगर आप सिंपली केवल F5 दबाओगे तो पहली स्लाइड से स्लाइड शो होगा, लेकिन करंट स्लाइड से, पांचवी से ही स्लाइड शो चलाना है तो कौन सी की दबाओगे? ये वाला। तो ये हम कहते हैं कि ये वाला जो पार्ट होता है कि कहा जाता है कि कर्सर जो होता है, कर्सर को वेब ब्राउजर के, तो हम कहते हैं कि वेब ब्राउजर के कहा मूव करना? एड्रेस बार में मूव करना। ठीक है, एड्रेस बार में मूव करना, जहां पर आप एड्रेस लिखते हो, URL लिखते हो। F7 जो पार्ट होता है वो प्रमुख रूप से किसके काम आता है? स्पेल चेक की। क्या आप कहते हैं कि स्पेलिंग चेक करना है? क्या आपने जैसे MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करना, वर्तनी संबंधित अशुद्धि के जान, इसी तरीके से आप आगे पढ़ोगे कि अगर शिफ्ट प्लस F7, तो ये की काम आती है? किसके काम आती है? थ्रेसस। ठीक है, समानार्थी शब्दों को दर्शाना यूज होता है।
ऐसे हम कहते हैं कि यहां पर की है आपकी F8, ये कीबोर्ड में आपकी कौन सी की है, बूट मेन्यू की। तो कंप्यूटर को चालू किया तो कंप्यूटर को चालू करते समय बूटिंग संबंधित प्रोग्राम को एक्टिवेट करना। हम कहते हैं बूटिंग के जो मेन्यूज होते हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए प्रमुख रूप से कौन सी की दबाओगे, F8 का यूज कर सकते हैं। ऐसे हम कहते हैं कि F9, ठीक है, हम कहते हैं F9 का मतलब होता है वर्ड डॉक्यूमेंट। तो हम कहते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट को क्या करना, रिफ्रेश। ये वर्ड डॉक्यूमेंट को क्या करना होता है, रिफ्रेश करना होता है। ऐसे हम कहते हैं कि F10 है। F10 का मतलब कौन बताएगा, अरे बताओ F10 का मतलब। हम्म हम्म ठीक है, एक्टिवेट मेन्यू बार। हम कहते हैं कि आपके मेन्यू बार को क्या करना, सक्रिय करना। ठीक है, आपके F11 का मतलब होता है कौन से मोड पे ले जाना, फुल स्क्रीन मोड पे ले जाना। किसी भी फाइल को नए नाम और नए स्थान पर सेव करने वाली की कौन सी होती है, F12। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कि यहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट को नए नाम और नए स्थान पर सेव करने वाली की होती है तो कौन सी की होती है, F12। सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर एग्जाम में आप देखोगे तो आपको किसका क्वेश्चन मिलेगा, F5। वर्ड के संदर्भ में मिलेगा तो किसका, F2। बाकी आपके फाइल के संदर्भ में मिलेगा तो कौन सा, F12। तो एग्जाम में देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई हेल्प के लिए कौन सी की, F2 के लिए कौन सी की, F3 किसके काम आता है। हर जगह ये कीज आपकी क्या हो सकती है, वेरी। जैसे हम कहते हैं ना कि ये वाली कि एक्टिवेट आपके ये, तो यहां पे अगर आप दबाओ कौन सा, शिफ्ट प्लस, अगर F10 दबाओ तो ये आपके माउस के किसकी तरह काम करता है, राइट क्लिक। जो होता है ना माउस का राइट क्लिक, जिसमें वो दिखाई देता है ओपनर, ये जो रीनेम और सारे ऑप्शन दिखाई देता है, उसकी तरह कौन सी की काम करती है। तो ये ऐसे याद रखना आप लोगों को। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो डॉक्यूमेंट को तो कंट्रोल प्लस क्या होता है, P होता है। लेकिन यहां पर आपके वर्ड के अंदर आपके जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 भी क्या होती है, काम आती है। तो ये बेसिकली आपको यहां पर क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, देखो की आपकी ये डिफॉल्ट की है। डिफॉल्ट मतलब जो पहले से सेट है। अब प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी होती है। जैसे एक्सेल में हमने कहा कि सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी की है, F2। ऐसे पावर पॉइंट के अंदर आपकी F5 किसके काम आती है, स्लाइड शो। डिफॉल्ट रूप से किसके काम आती है, रिफ्रेश। लेकिन डिफॉल्ट का मतलब है जो पहले से सेट किया गया, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये नाम लिख लो बस, केवल F1 से लेकर F12 तक के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। जैसे आपने सी पढ़ा है, सी कंपाइलर में क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए कौन सी की यूज करते हैं, F9। ठीक है, और रन करने के लिए कंट्रोल प्लस F9। ये वेरी करते हैं वर्जन के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रमुख रूप से आपका यूज कर सकते हैं। अब कहते हैं कंपाइल और रन दोनों एक साथ में करना है तो कंट्रोल प्लस क्या दबा दो, F9। आजकल तो जो नए मॉडर्न जो एडिटर है उसमें सिर्फ F5 दबा दो। नए एडिटर आए ना उसमें F5 से ही रन और क्या हो जाता है, कंपाइल हो जाता है।
चलिए इतना नोट कर लो आप, और बुक में से क्वेश्चन सॉल्व करना इनपुट डिवाइस के, जितना पढ़ लिया साथ साथ में क्वेश्चन करते चलो।